हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं वर्ल्ड के ट्रांसपोर्ट्स के बारे में। ट्रांसपोर्ट्स में हम देखेंगे हाईवेज, हम देखेंगे इसमें रेलवेज, कैनाल्स के बारे में भी देखेंगे कि नहरें किस देश में है, कहाँ पर है। और जो पोर्ट्स से रिलेटेड वीडियो हमारा रहेगा, पोर्ट्स यानी कि बंदरगाह, वो स्पेशल अलग वीडियो बनाया जाएगा। शुरुआत करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हमें देखने को मिलती है साइकन रेल टनल। ये दो द्वीपों पर बनाई गई है, होक्काइडो और होन्शु को जोड़ती है, अंडर वाटर है। बात यह है कि अगर आप जापान को देखोगे तो जापान जनरली 4 द्वीपों से मिलकर बनता है। इसको बोलते हैं होक्काइडो, इसको बोलते हैं होन्शु, इसको बोलते हैं शिकोकू। होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, यूशु, क्यूशु, KYUSHU, क्यूशु, ठीक है। तो ये जो साइकन रेलवेज है, जिसको आप अभी हम पढ़ रहे हैं, एक्चुअली में इन दो के बीच में बनी है क्या? साइकन रेलवे, राइट, ठीक है। तो ये चीज़ें समझनी होगी। इसके अलावा कभी कभार पूछ लेते हैं कि पेट्रोनास टावर कहाँ पर बना है, तो हम कहेंगे कहाँ पे? कुआलालंपुर, मलेशिया में। इसके अलावा हमें पता होना चाहिए प्लाटा एस्चुरी कहाँ पर है। तो प्लाटा एस्चुरी की आपको लोकेशन ये दिखेगी, जो रियो डी प्लाटा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है ना। तो जो रियो डी जेनेरियो शहर है, वहीं के पास में अटलांटिक ओशियन, और ये सदर्न अमेरिका का हिस्सा है। ये देखिए, ये ब्राजील है, ब्राजील में है ना रियो डी जनाडा, उसी तरीके से रियो डी प्लाटा। तो ये लोकेशन याद रखना है आपको, ये है प्लाटा एस्चुरी। इसके अलावा हम देखेंगे नॉर्थ पैसिफिक सी रूट और साउथ पैसिफिक सी रूट, ये दो सी रूट है। देखिए, नॉर्थ पैसिफिक जो सी रूट है, ये डायरेक्ट रूट है ग्रेट सर्किल, वैंकूवर से योकोहामा को जोड़ता है। अब बात ये देखिए आप, वैंकूवर कहाँ पर है? ये है वैंकूवर। इस एरिया में आप देखोगे, ये एरिया दिख रहा है ये, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, कहाँ से जोड़ता है? वैंकूवर टू योकोहामा। तो योकोहामा आपको जापान में ये एरिया दिखेगा कहीं पर, यहाँ ये वाला पार्ट, राइट। तो ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये यही वो एरिया है जिसको बोलते हैं सर्किल, यानी कि नॉर्थ पैसिफिक सी रूट है। साउथ पैसिफिक सी रूट की बात करेंगे हम, जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया है मैंने, ये है पनामा से सिडनी के बीच में। तो अब ये देखिए, ये है पनामा, पनामा से ये इस तरीके से हम आते हैं, ये यहाँ पर आएंगे न्यूजीलैंड के नॉर्थ आइलैंड की तरफ, और फिर हम यहाँ पर, ये है सिडनी। तो जो साउथ पैसिफिक सी रूट है वो कहाँ से है? पनामा से सिडनी तक। और जो नॉर्थ पैसिफिक सी रूट है, वो हमें देखने को मिलता है वैंकूवर से लेकर, वैंकूवर कनाडा में एक जगह है, वहां से लेकर आप देखेंगे योकोहामा तक। तो ये दो लोकेशंस हमें याद रखनी है, नॉर्थ पैसिफिक सी रूट और साउथ पैसिफिक सी रूट। इसके अलावा एट यहीं पर जापान में एक बहुत इंपॉर्टेंट बंदरगाह बना है, जिसका नाम है पोर्ट ऑफ कोब। कोब बंदरगाह कहाँ पर है? जापान में है। वो अभी हम जब देखेंगे उसको देख लेंगे। हालांकि अगर आपको देखना ही है कोब का लोकेशन, तो मैंने यहाँ कहीं पर नहीं, इस वाले मैप में नहीं रखा है। वो पोर्ट सब अलग से पढ़ेंगे तब हम देख लेंगे कोब के बारे में। तो ये चीज़ें हमने देख ली। इसके अलावा कई बार पूछते हैं, ये एक्चुअली में एक एरिया है जिसको बोलते हैं शेंजेन स्टेट्स, ये यूरोप के अंदर है। बात ये है कि जो आपको ये दिख रहा है ना, ये जो कलरफुल जितना भी दिख रहा है, किसी भी कलर का हो, ये शेंजेन एरिया है। शेंजेन एरिया का मतलब ये है कि एक एरिया, मतलब एक कंट्री से जो भी कंट्रीज इस एरिया में है, जो भी कंट्रीज इस एरिया में है, वहां पे आप लोकेट कर सकते हो बिना वीजा के, ठीक है ना। बिना मतलब दैट मीन्स आपको स्पेशल रिक्वायरमेंट्स नहीं चाहिए होगी। तो ये कहा जाता है जो शेंजन स्टेट्स है यूरोप में, वो मोस्ट सुटेबल फॉर कोस्टल शिपिंग के लिए बहुत आवश्यक है। इसके अलावा इसमें टोटल 29 कंट्रीज हैं। अब इनके बीच में कोई बॉर्डर्स नहीं है, मतलब आपस में उन्होंने मान लिया है कि ठीक है, फ्री मूवमेंट है यहाँ पर। कैसा है? फ्री मूवमेंट है शेंजन एरिया में, राइट। वीजा फ्री कंट्री मान लो आप ये। अब बात ये है, जैसे कि आप ये जो बैगनी कलर में देख रहे हैं यहाँ पर, वायलेट कलर में, तो यहाँ पर क्या है, ये ऐसी कंट्रीज हैं जो यूरोपियन यूनियन का भी पार्ट है और शेंजन मेंबर्स भी हैं, ठीक है ना। लेकिन तो हमें ऐसे मेंबर्स तो ज्यादा तो याद नहीं रखने। आप इनका देखो, जो शेंजन मेंबर अकेले हैं, यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, ओनली शेंजन मेंबर। कौन कौन? आइसलैंड, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। ऐसी सिर्फ 3 कंट्रीज हैं जो ओनली क्या है, शेंजन मेंबर है, यूरोपियन का पार्ट नहीं है। कौन सा? आइसलैंड है, फिर हमें दिख रहा है नॉर्वे है, और फिर हमें दिख रहा है स्विट्जरलैंड है। अब याद रखो, स्विट्जरलैंड हमें अगर हमें ये लगेगा कि ये कंट्रीज तो पक्का यूरोपियन यूनियन का पार्ट्स होंगी, लेकिन नहीं, यूरोपियन यूनियन का पार्ट्स नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ शेंजन मेंबर है। जबकि दो ऐसी कंट्रीज हैं जो सिर्फ यूरोपियन यूनियन का पार्ट है लेकिन वो शेंजन मेंबर नहीं है, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, ठीक है ना, और है साइप्रस। ये देखो, याद कर लो, पहले यूनाइटेड किंगडम पार्ट था उसका, लेकिन फिर वो अभी कुछ सालों में अलग हो गया, पिछले कुछ सालों में।
उसी तरीके से ग्रीस भी यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं रहा। तो ये चीजें हमें याद रखनी है कि सेंजन मेंबर कौन सी हैं, INS सेंजन मेंबर है आइसलैंड, नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड, और यूरोपियन मेंबर में कौन है, यूनाइटेड किंगडम है और आपका ये साइप्रस है। ये चीजें हमने डिस्कस कर ली। इसके अलावा हम थोड़ा कैनाल जरा डिस्कस करते हैं। तो हमारा एक कैनाल जो डिस्कस हम कर रहे हैं वो सबसे पहले कर रहे हैं सुएज कैनाल के बारे में। अब सुएज कैनाल की ये पहले मैं लोकेशन आपको बता दे रहा हूँ। अगर आप ये जरा देखेंगे इस तरीके से, ये मैप आपको पता है, ठीक है ना, और यहाँ से जाओगे तो ये आपका इंडिया हो जाता है, ये इंडिया का पार्ट है। यहाँ से जब आओगे तो इसको हम बोलते हैं रेड सी है, ये क्या है, रेड सी। ठीक है, रेड सी है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको दिखेगी मेडिटेरियन सी। ठीक है ना। तो अब जब रेड सी के अंदर आप जाओगे, रेड सी से मेडिटेरियन सी के जाने के लिए हमारे पास ब्लॉकेज है, यानी कि ये यहाँ पर लैंड है, ये वाला जो एरिया है ये लैंड है। तो इसी को काट कर जो बनाया गया है वो सुएज कैनाल बना दिया गया है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इसी को जरा मैप के लोकेशन में देखते हैं, जरा आप ये देखिए, ये देखो सुएज भी है, वैसे अंदर आप इंटर किए, यहाँ पर हमें क्लियर दिखेगा, ये मेडिटेरियन सी दिख रही है। तो यहाँ से जो काट के बना दिया गया है यही बनाया गया है सुएज कैनाल। अच्छा, सुएज कैनाल बनाने से कितनी डिस्टेंस कम हो गया है, लगभग 7,000 किलोमीटर का डिस्टेंस कम हो गया है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछते हैं कि सुएज कैनाल के उत्तर और दक्षिणी छोरों पर कौन सा बंदरगाह स्थित है। तो देखो, उत्तर में तो पोर्ट सईद है और दक्षिण में पोर्ट सुएज पोर्ट है। कौन से दो पोर्ट्स हैं, पोर्ट सईद एंड पोर्ट सुएज। इसके अलावा एक क्वेश्चन ऐसा भी इन्होंने पूछा है कि अच्छा, यहाँ पर एक पोर्ट और है, पोर्ट टेविफिक। कौन सा पोर्ट है, पोर्ट टेविफिक। उत्तर में दक्षिण की तरफ एक पोर्ट टेविफिक भी है, लेकिन वो नॉर्दर्न मोस्ट नहीं है, वो यहाँ पर है पोर्ट टेविफिक। ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, इसके अलावा एक बार क्वेश्चन यूपीएससी ने ये पूछ लिया है कि सुएज नहर के, ये वाला क्वेश्चन पढ़िए, कि सुएज नहर के क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाली झीलों का सही क्रम क्या है। और इसका आंसर जो है वो आपको दिख रहा है डी, लेक मंजिला, लेक टिम्सा, ग्रेट बिटर लेक और लिटिल बिटर लेक। तो आप ये वाला मैप अगर थोड़ा सा देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रही है। देखिए, लेक मंजिला है, इसके बाद बाला लेक आती है, बीर हसन लेक भी यहीं पर है, लेक नूनसा, ग्रेट बिटर लेक और लिटिल बिटर लेक। ठीक है ना। तो मांजला, तिमसा, ग्रेट बिटर लेक और लिटिल बिटर लेक। ठीक है ना। तो इस तरीके की चार इसी एरिया में चार कैनाल जो सुएज कैनाल्स का एरिया है, इसमें चार लेक्स का क्रम हमें उत्तर से दक्षिण पता होना चाहिए था। ठीक है, अब पहले ये इतना कोई डीप में नहीं पड़ता, एक बार जब क्वेश्चन आ जाता है तब फिर उसके पीछे लोग लग जाते हैं कि मे बी ये दोबारा रिपीट हो जाए। सबसे बड़ी बात है कि जो सुएज कैनाल है, सुएज कैनाल को मैंने यहाँ पर लिखा है सुएज कैनाल के बारे में, इसमें कोई लॉक सिस्टम नहीं है। अब जरा इस बात को हम जरा समझते हैं। लॉक सिस्टम का मतलब ये है कि यहाँ भी जो जल है और यहाँ जल है, ये पूरे लैंड एरिया, इतना लैंड यहाँ पर, इतना लैंड नीचे ही है कि बस ओनली इसको काट के बना दिया गया और पानी से पानी मिल जाता है। तो इसी वजह से कहा जाता है इट इज अ सी लेवल कैनाल है। इसका जो लाइक लोकेशन है वो सी लेवल पर ही, अगर आप ये मेडिटेरियन सी देखो, ये रेड सी देखोगे, तो आराम से यहाँ पे वो फ्लोट कर सकती है। तो फिर कहने का मतलब क्या है कि लॉक सिस्टम क्या होता है। लॉक सिस्टम के लिए आप इस वाले मैप पे देखो, पनामा कैनाल एक लॉक सिस्टम है। देखो, पनामा कैनाल इस साइड किसको जोड़ती है, कैरिबियन सी को, और इस साइड जोड़ती है वो पैसिफिक ओशियन को। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए इसका जो एरिया दिख रहा है ना, जो टेरेन दिख रहा है, वो एकदम प्लेन टेरेन नहीं है जैसे मेडिटेरियन के इलाके अभी, यहाँ पर ये पत्थर है। तो इसी वजह से यहाँ पर लॉक सिस्टम बना दिया गया है। 6 लॉक सिस्टम है शायद पनामा में, 6 और 7 लॉक सिस्टम यहाँ पर। तो लॉक का मतलब होता है जो सरफेस एरिया अनइवन टेरेन होता है। तो पहले देखिए, पहले उन्होंने लॉक लगा के यहाँ तक पानी भरा हुआ है, फिर इसके बाद यहाँ तक पानी भरा है, फिर यहाँ तक पानी भरा है। तो इस तरीके के इसको हम बोलते हैं लॉक के सिस्टम। समझ में आ गया होगा। तो ये पनामा कैनाल में लॉक सिस्टम है, जबकि सुएज कैनाल में लॉक सिस्टम नहीं है। सुएज कैनाल का निर्माण 1869 में हो गया था। इसके नॉर्थ में पोर्ट सईद है और दक्षिण में पोर्ट सुएज है। 160 किलोमीटर लंबी है और 11 से 15 मीटर ये गहरी है। कितने किलोमीटर लंबी है, 160 किलोमीटर। सुएज 60 किलोमीटर। एक नेविगेबल फ्रेश वाटर कैनाल फ्रॉम द नील यहाँ से इसको ज्वाइन करती है इस्लामिया पे। ये इस्लामिया दिख रहा है, तो यहीं पर एक और फ्रेश वाटर कैनाल इसको, और यहाँ से एक इन्होंने एक कैनाल और बना दी है जो कि इस एरिया में जो भी शहर है उनको पानी सप्लाई करती है। ठीक है, तो ये चीजें हमें पता चल गई हैं। तो ये हमारा था कैनाल। इसके बाद हम देखते हैं पनामा कैनाल, पनामा कैनाल के बारे में अपना। पनामा कैनाल हमें ये दिख रहा है, ये थोड़ा सा मैप बड़ा करके देखें, ये नॉर्थन अमेरिका का पार्ट है, सदर्न अमेरिका का पार्ट है, ये है पनामा।
तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए हमने इसे काट के बना दिया, इसी को बोलते हैं पनामा कैनाल, ठीक है ना। तो पनामा कैनाल पे कौन सी लेक है, जरा ये पूछ ले सकता है। देखो ये कौन सी लेक दिख रही है, गाटुन लेक। गाटुन लेक है पनामा कैनाल पे, इसी को बोलते हैं गाटुन लॉक्स भी बोल सकते हैं इसको हम, ठीक है। अच्छा, अब लॉक सिस्टम तो मैंने बता दिया, तो पनामा कैनाल एक लॉक सिस्टम ये पता है, गाटुन लेक भी हमें याद रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। 6 लॉक सिस्टम में 72 किलोमीटर लंबी है। कौन सी कितने किलोमीटर लंबी है ये, 72 किलोमीटर लंबी है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सैन फ्रांसिस्को एंड न्यूयॉर्क भाई 13,000 किलोमीटर। अब किस चीज के बीच में डिस्टेंस कम कर देती है, सैन फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क के बीच में, कैसे करती है जरा ये समझता है। ये आपको न्यूयॉर्क दिख रहा है, ये सैन फ्रांसिस्को दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ज्यादा रहेगा। लेकिन अगर आप सोचो यहाँ से यहाँ तक वो पानी के रास्ते में अगर जाएगा, तो आप पूछ सकते हैं कि किन दो शहरों की दूरी को ये कम करता है। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका के वेस्टर्न पार्ट पर लोकेट करता है, और न्यूयॉर्क इसके ईस्टर्न पार्ट पर लोकेट करता है, ईस्ट कोस्ट पे। तो इन दोनों शहरों का डिस्टेंस कम करता है कौन सा, आपका पनामा कैनाल। लैटिन अमेरिका की इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। लैटिन अमेरिका कंट्री जो बीच में सेंट्रल कंट्री, जैसे कि आप कह सकते हैं एल सैल्वाडोर है, बेलीज है, यहीं पर एक कंट्री, होंडुरास है जिसकी कैपिटल तेगासिगल्पा है, इस प्रकार की कंट्रीज में। कॉमर्शियल सिग्निफिकेंस इसका लेस देन स्विस कैनाल की अपेक्षा ये इसका कमर्शियल सिग्निफिकेंस कम है, सीधी सी बात है, यहाँ पर उतना ज्यादा रस या विंडोज नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं अपना किल कैनाल को, किल नहर। तो आपको ये एरिया दिख रहा है यूनाइटेड किंगडम है, ये यूरोप है, इतना तो दिख ही रहा है। ये नॉर्थ सी है, और ये आपकी दिख रही है बाल्टिक सी। बाल्टिक सी की कंट्री हम कौन कौन से पढ़ रहे हैं, जैसे कि स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ठीक है ना, रसिया, पोलैंड, जर्मनी, डेनमार्क। लेकिन नॉर्वे बाल्टिक कंट्री नहीं है, ये हमें पता है, क्योंकि यहाँ कहाँ पे बाल्टिक कंट्री से टच होता है। चलिए, तो अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से पहले क्या था कि रोटरडैम का जो बंदरगाह है नीदरलैंड में, हमें ये पता है, और किस नदी के किनारे पर स्थित है ये, राइन रिवर के किनारे पर। और रोटरडैम जनरली अपने इंजीनियरिंग के लिए बहुत फेमस है ना, मरीन इंजीनियरिंग के लिए, क्योंकि डैम ही है, बंदरगाह ही यहाँ पर बना है। हाँ, तो यहाँ से वो पूरा डेनमार्क के नॉर्थ को क्रॉस करते हुए पूरे तब यहाँ तक जाते थे, तब स्टॉकहोम पहुंच पाते थे। तो इसी दूरी को, डिस्टेंस को कम करने के लिए ये यहाँ पर एक कील नहर बना दी गई, जो कि किस देश में है, डेनमार्क के अंदर, ठीक है ना। तो अब कील कील नहर का दो अपोजिट उस पे पॉइंट्स पे दो अलग अलग बंदरगाह स्थित होते हैं, एक तो है ब्रॉन्ज बीटल और एक है कील। ये दोनों के नाम याद रखना है। ये कहा जाता है वर्ल्ड की जो सबसे व्यस्ततम नदी है, वो सबसे व्यस्ततम जो कैनाल है वो कील है सबसे ज्यादा, ठीक है। तो सबसे बिजिएस्ट जो है वो कौन सी है, कील कैनाल। तो कील कैनाल किस किस को जोड़ती है, नॉर्थ सी को जोड़ती है, किससे, बाल्टिक सी से। चलिए, ये भी चीज हमने देख ली है। इसके बाद अब हम थोड़े से एमसीक्यूज के बारे में नजर डालते हैं कि क्या पिछले एग्जाम से पूछे गए हैं। एक पूछा है उन्होंने कि लुफ्थांसा, जो लुफ्थांसा किस देश का विमान सेवा है, तो ये तो हमें पता होना चाहिए, जर्मनी का है। जैसे जर्मनी का एक शहर है फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट इंजीनियरिंग के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। इसके अलावा लुफ्थांसा जर्मनी का यात्री विमान सेवा है, संदर्भ में विश्व की तीसरी बड़ी विमान सेवा है फोर्ब्स 2020 की रिपोर्ट के अनुसार। वो सब छोड़ दो, अब वो कह रहे हैं कि यूरोपीय पार महाद्वीप रेल की एक ऐसी रेल बनाएगी जिसे यूरोप को एक जगह से दूसरी जगह तक इन्होंने क्या किया है, लाइक कनेक्ट किया है। तो पहले हम रेलवेज देख लेंगे, इसके बाद एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। रेलवेज में जनरली 3 मीटर गॉज होते हैं, मीटर गॉज 1 मीटर का, स्टैंडर्ड गॉज होता है जो 1.44 होता है, और ब्रॉड गेज बोलेंगे 1.5 मीटर से अधिक के गॉज को। ये चीजें याद रखना, एग्जाम से पूछी जाती है। यूरोप में अगर आप बात करेंगे रेलवेज की, तो सबसे अधिक डेंसिटी वो बेल्जियम में आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा बात करेंगे चैनल टनल, तो ये लंदन को यूरोप से जोड़ती है, कैसे जरा देखेंगे। ये एरिया है यूनाइटेड किंगडम, यहाँ कहीं पर लंदन बसता है, तो इससे जोड़ने वाला है, इसी को हम बोलते हैं चैनल टनल, ठीक है। चैनल मतलब इंग्लिश चैनल को टनल पे बनाई गई, ये इंग्लिश चैनल का एरिया है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें, तो ऑस्ट्रेलिया में ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे बनी है। ट्रांस से मतलब होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। ये जरा देखते हैं, एक्चुअल में ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे जो है ना, वो पोर्ट अगस्टा से यहाँ तक बनी है कालगुडली, जो कि माइन का एरिया है। कालगुडली किसका है, कालगुडली माइंस का एरिया है, जहां पर आपको क्या मिलता है, हाँ, गोल्ड माइंस बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे नैरो गेज बना दी है उन्होंने, फिर नैरो गेज लाइन बनी है। तो अब आपको बस इतना याद रखना है कि ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे जो है वो किस पॉइंट से किस पॉइंट तक है, तो हम याद रखेंगे कालगुडली से पोर्ट अगस्टा तक। अब यहीं पर आप अगर देखोगे, ये वाइट रीजन है ऑस्ट्रेलिया का पानी में, ये है नल्ला वाला प्लेन, मैदान है नल्ला वाला, नल्ला माला, ठीक है ना। तो ये भी याद रख रही पोर्ट अगस्टा देख लिया, इसके बाद स्टैंडर्ड गेज तक, फिर फाइनली में ये यहाँ तक स्टैंडर्ड गेज से सिडनी में कनेक्ट की जाती है, ठीक है।
तो पहले ये ब्रेकेजेस भी दिख रहे हैं हमें यहाँ पे, तो हमें दो इंपॉर्टेंट लोकेशन याद रखनी है, कालीगुरली और पोर्ट अगस्टा। एग्जाम में कभी कभार ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कालीगुरली किस क्षेत्र में स्थित है, तो आप क्या देखोगे, ये इसका साउथ है, ये इसका वेस्ट है, तो साउथ वेस्ट में स्थित होती है कालीगुरली। और यहीं पर स्थित है, यहाँ पर जो माउंटेन रेंजेस हैं वो कौन सी है, डर्लिंग माउंटेन रेंजेस। यहीं पर विक्टोरिया माउंटेन रेंजेस भी है। ठीक है, ब्रोकन हिल हमें ये पता है, ये सीसा के लिए बहुत फेमस है ब्रोकन हिल जनरली, है ना। न्यू साउथ वेल्स में दिख रहा है ब्रोकन हिल्स। विक्टोरिया की कैपिटल क्या है, मेलबर्न है। और ये न्यू साउथ वेल्स की कैपिटल क्या है, सिडनी है। तो ये ऑस्ट्रेलिया को हमने देखा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को अभी क्या किया कि हमने यहाँ से यहाँ तक तो उन्होंने क्या बना दिया, जरा ये समझिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यानी कि ये है कार्ल गुरली, ये तो रेलवे का पॉइंट हो गया। तो इन्होंने क्या किया है, डार्विन उनकी जो नदर्न टेरिटरी है उससे लेकर इन्होंने टीन एंड क्रीक होते हुए, एलाइस स्प्रिंग्स होते हुए, मेल यहाँ तक पोर्ट अगस्टा तक एक हाईवे कनेक्ट कर दिया है। तो देखो अब कितनी आसानी हो गई होगी ऑस्ट्रेलिया ट्रांसपोर्ट्स में। यहाँ से यहाँ तक पूरा रेलवे बना है और डार्विन तक पूरा हाईवे क्रिएट किया हुआ है, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं ट्रांस ऑस्ट्रेलियन हाईवे, डार्विन से लेकर पोर्ट अगस्टा तक। तो ये चीज हमें याद हो गई। न्यूजीलैंड रेलवे जो है ना वो उसके नॉर्थ आइलैंड की तरफ ज्यादा है, क्योंकि वहां पे न्यूजीलैंड में जनरली एग्रीकल्चर या फिर डेयरी फार्मर्स की सर्विसिंग के लिए वहां पर ये बनाई गई, किस नॉर्थ आइलैंड में। न्यूजीलैंड जनरली दो आइलैंड से मिलकर बना है, एक नॉर्थ से और एक इसके साउथ आइलैंड से। तो जो रेलवेज है ना वो इसके नॉर्थ आइलैंड में जनरली है, और क्या पर्पज से, कोई इंडस्ट्रीज कैसी, एग्री बेस्ड इंडस्ट्रीज ज्यादा है उनको हेल्पिंग के लिए। साउथ अमेरिकन की बात कर लेंगे तो साउथ अमेरिका में देख लो, जो रेलवे है वो सबसे ज्यादा डेंस यानी कि सबसे अधिक घनी कहाँ पे है, पंपास अर्जेंटीना में। इसके बाद क्यों, क्योंकि यहीं पर कॉफी ग्रोइंग रीजन है ना तो ब्राजील का, उसमें भी आपको कई सारी रेलवे लाइन वहां पे दिखती है। चिली की बात करेंगे तो चिली तो ये वाला कंट्री है, चिली है, यहाँ पर ये अर्जेंटीना है। तो चिली का जो कोस्टल सेंटर्स हैं और जो माइनिंग साइट्स है उसके लिए यहाँ पे रेलवे लाइन बिछाई गई, क्योंकि हमें पता है चिली में बहुत ज्यादा चीज होगी, माइनिंग भी होती है। ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल रूट की बात करेंगे तो ये चिली का एक बंदरगाह है वेस्ट कोस्ट पर, वेलपराइजो। यहाँ से लेकर अर्जेंटीना के ब्यूनस एयर्स तक के बीच में जो रेलवे ट्रैक जाता है इसी को बोलते हैं हम क्या, साउथ अमेरिका ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल रूट। और ये गुजरता है यूएस पैलेटा पास एंडीज में है। ठीक है, तो ये पूछ सकते हैं कि यूएस पैलेटा पास रॉकीज में है कि एंडीज में है, एंडीज में है। दूसरा स्टेटमेंट हो सकता है आपके लिए कि ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल रूट इस पास से गुजरती है, द आंसर इज यस, इस पास से वो गुजरती है। ठीक है, आगे अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में बेंगुला रेलवे हमें देखने को मिलेगा, जो कि अंगोला और कटांगा जाम्बिया कॉपर प्लेट है उसको जोड़ता है। जरा आप नीचे समझिए, ये बेंगुला, ठीक है, ये वाला एरिया को जोड़ता है। ठीक है, इसके अलावा तंजानिया रेलवे को जाम्बियन कॉपर प्लेट और दर एस सलाम जो बंदरगाह है ना तंजानिया का, उस याद रखना कि दर एस सलाम कहाँ का बंदरगाह है, तंजानिया का। ब्लू ट्रेन केप टाउन से प्रिटोरिया के बीच में चलती है, कौन सी ट्रेन, ब्लू ट्रेन। जबकि ब्लू आल्प्स जो है, ब्लू आल्प्स ये आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है। इसके अलावा बात करेंगे रसिया का, तो रसिया में जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे बनाई गई है वो सेंट पीटर्सबर्ग से बना दिया गया है उन्होंने, कहा था व्लादिवोस्टॉक तक। एक क्वेश्चन पूछ लिया था कि कौन सा शहर इसमें नहीं है, तो इंपॉर्टेंट वो शहर देख लेते हैं किस पे लोकेट है। मॉस्को, देखो सेंट पीटर्सबर्ग है, मॉस्को है, कजान, कजान में अभी रिसेंटली 2024 का जो ब्रिक्स समिट हुआ था कजान में हुआ था। ठीक है, कजान बोलगा रिवर और कजान, कजान जो है ना बोलगा और कजान रिवर की कॉन्फ्लुएंस पर, यानी कि इन दोनों रिवर जहां पे मिलती है वहां पर स्थित है। इसके अलावा एकैटरिनबर्ग में पहला ब्रिक्स समिट हुआ था, ट्यूमेन, ओमस्क, इसके अलावा नोवोसिबिर्स्क, क्रास्नोयार्स्क, अंगास्क, चीटा, खबारोवस्क और व्लादिवोस्टॉक। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कुछ शहर है, एक बार देखेंगे तो दिमाग में छप जाएगा। ट्रांस कनाडा की बात करेंगे तो यहाँ की जो रेलवे लाइन है वो आपके जो वैंकूवर दिख रहा है ना, वैंकूवर विक्टोरिया, वैंकूवर से लेकर हैलिफैक्स तक हमें देखने को मिलेगी। कहाँ से, वैंकूवर से हैलिफैक्स, बस ये दो नाम याद रख लेना। ठीक है, एक सिडनी यहाँ पर भी है, एक सिडनी तो ऑस्ट्रेलिया में, एक सिडनी कनाडा में भी है। तो वैंकूवर, इंपॉर्टेंट सिटीज देख लेते हैं कौन कौन सी है। वैंकूवर, कमलूपा, कालगरी, रेजिना, विनीपेग देखना यहीं पर है, विनीपेग एक लेक भी है, कडबरी, क्यूबेक देख लो, ये है ना क्यूबेक, क्यूबेक किसके लिए फेमस है, रेलवेज के लिए। इसके अलावा सिडनी देखने को मिल रही है, हैलिफैक्स, ये सब चीजें हमें यहीं पर ट्रांस कैनेडियन रेलवे का पार्ट है। द ओरिएंट एक्सप्रेस कहाँ कहाँ के बीच में चलती है, तो ओरिएंट एक्सप्रेस चलती है पेरिस से लेकर इस्तांबुल टर्की में। ठीक है, तो ओरिएंट एक्सप्रेस कहाँ से, पेरिस टू टर्की, इस्तांबुल। कौन कौन सा, देखो ये पेरिस हो गया, ये स्विट्जरलैंड है, फिर ये ऑस्ट्रिया आ जाता है जिसकी राजधानी वियना है,
बुडापेस्ट कैपिटल हंगरी है। इसके अलावा रोमानिया है, रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है। इसके बाद आ जाता है बुखारेस्ट, ये है बल्गेरिया, बल्गेरिया की राजधानी क्या है, सोफिया है। और फिर आपका टर्की। तो कह सकते हैं ये ट्रांस, अब जो इस्तांबुल है ना, ये टर्की का यूरोप वाले पार्ट में स्थित है। तो यूरोप टू यूरोप चलता है कौन, पेरिस। इसी वजह से इसको इस्तांबुल को क्या बोलते हैं, टर्की को क्या कहते हैं कि यूरोप का प्रवेश द्वार। आप एशिया से जाएंगे तो यहीं से तो प्रवेश करेंगे इस एरिया से, ठीक है। ब्लैक सी के मुहाने पर स्थित होता है इस्तांबुल। इसके अलावा और कुछ रोड से हाईवेज हम देख लेंगे। हाईएस्ट डेंसिटी रोडवेज की, सॉरी रोड्स की, हाईवेज ही है नॉर्थ अमेरिका में। ऑटो वाहन से जहाँ पे चलते हैं वो है जर्मनी का रीजन। अब आप देख लो यूएस, यहाँ पे मैंने ट्रांस कैनाडियन हाईवे आपको कहाँ से बताया है, ये विक्टोरिया, कमलूपा, बैनफ, कैलगरी, मूसी, रेगिना, विनीपेग, ये सब कहाँ पे आपको दिखेगा, सेंट जॉन्स या हेलीफैक्स, ठीक है, सेंट जॉन्स हेलीफैक्स तक। कहाँ से, बैंक या विक्टोरिया से लेकर सेंट जॉन्स तक, या वैंकूवर से लेकर हेलीफैक्स तक। जहाँ से इनका रेलवे लाइन भी बिछाई है इन्होंने, कनाडा का हाईवे भी बनाया। इसके अलावा अलास्का हाईवे की बात करें, अलास्कन हाईवे, ये जाता है एंकरेज से लेकर एडमंटन तक। कौन सी लोकेशन से, एंकरेज से एडमंटन तक। अब एंकरेज यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये है एंकरेज और ये है आपका एडमंटन। तो यहाँ से जो हाईवे चलता है इसी को बोलते हैं अलास्कन हाईवे, ठीक है, यूएस और कनाडा के थ्रू है। तो पहले क्योंकि अलास्का कहाँ पे है, अलास्का इस रीजन में है और कनाडा इस रीजन में है, ठीक है। तो एंकरेज से एडमंटन तक चलता है कौन सा, अलास्कन हाईवे। बस इतना आपको याद रखना, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। पैन अमेरिकन हाईवे का मतलब है अमेरिका के एक छोर से लेकर दूसरी छोर तक, नॉर्थ अमेरिका सेंट्रल अमेरिका को कवर करते हुए दक्षिण अमेरिका तक जाता है। कौन सा, ये है देखो, प्रूडो वे दिख रही है। तो ये यहाँ से प्रूडे वे से लेकर जाती है पनामा सिटी से गुजरता हुआ ये रेलवे कहाँ पे, उसुआइया तक जाता है। ये देखो ये लोकेशन देखी क्या लिखी है, उसुआइया लिखी है। और नॉर्थ का सबसे मोस्ट पॉइंट क्या है, पुरुधोई। तो पुरुधोई से लेके उशुवैया तक पैन अमेरिकन हाईवे बना हुआ है। ऑस्ट्रेलियन हाईवे की बात कर लेंगे तो बताया था डार्विन से लेकर पोर्ट ऑगस्टा तक यहीं पर हमें देखने को मिलता है। फिर आगे एक हाई और थोड़ा एक्सटेंड कर दिया है मेलबोर्न तक इन्होंने। टेनेंट क्रीक और एलाइस स्प्रिंग्स से गुजरता हुआ ये जाता है। तो ये कहानी थी हमारी अब तक की। तो हमने चीज़ों को डिस्कस कर लिया है। अब थोड़ा एमसीक्यूज के बारे में एक नज़र डालते हैं। तो ये डिस्कस कर लिया था कि लुफ्थांसा जो एयरलाइन सर्विसेज है वो तो हमें पता है किसका है, जर्मनी का है। यूरोपीय पार महाद्वीप, ये रेल बताओ कहाँ से कहाँ तक है, यूरोप का पूरा जो पार्ट पार करता है, यूरोपीय पार दिख रहा है, पेरिस से इस्तांबुल। हाँ, बात तो नहीं, पेरिस से इस्तांबुल कहाँ पे है, ओरिएंट एक्सप्रेस है, तो डी का बन हो गया, तो आंसर ये हो जाएगा। लेकिन हम फिर भी सारे चेक कर रहे हैं। ओरिएंट एक्सप्रेस बताया था पेरिस से इस्तांबुल तक, अगर आप भूल गए तो एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ। ओरिएंट एक्सप्रेस, ये देखिए ओरिएंट एक्सप्रेस, ये पेरिस है और ये है आपका इस्तांबुल। जैसे कि हंगरी, बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, बुल्गारिया से होते हुए ये क्रॉस होती है। अच्छा, दूसरी बात इसका हम देखेंगे, एंडीज पार की रेलवे कौन देखा था हम लोगों ने, एंडीज पार का देखा था ब्यूनस आयरस से वालपराइजो देखा था ना, जिसमें कि यूएस पैलेटा पास से गुजरती है। साइबेरियन पार रेलवे देखा था हम लोगों ने, बॉस्टॉक टू लेनिनग्राड, कजान के शहर के बारे में बताया था। और ओरिएंट एक्सप्रेस हमने क्या बताया है, ओरिएंट एक्सप्रेस है लेनिनग्राड से कहाँ तक, सॉरी पेरिस से इस्तांबुल तक। तो ये आंसर क्लियर हो गया हमारा, ये इसका हो जाएगा। तो अब जरा एक बार क्लिक कर लें, यूरोपीय पार महाद्वीप रेल, ये हो जाएगा पेरिस से बारसा तक, ठीक है। और एंडीज पार का रहेगा ब्यूनस एयर्स ये वाला पार, साइबेरियन रेलवे लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टॉक तक, सी का 2। और ओरिएंट एक्सप्रेस हो जाएगा ये बन वाला, राइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जरा अब हम, निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर साइबेरियन पारिया रेल मार्ग पर अवस्थित नहीं है, तो इसका आंसर है सी, सोची, सोची नहीं है। और कजान, ओमस्क और चीता तो अभी हमने देखा था, जरा एक बार और इससे देख लेंगे, ये वाला देख लो। ये सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को, कजान, एकटर्नबर्ग, ट्यूमन, ओम्स, क्रासोनियोस्क, नोवोसिबिर्स्क, एनगाक्रिस्क, चीता है ना, चिता जिसको बोलते हैं, और खाबरोवस्क और व्लादिवोस्टॉक, ये हमारा लोकेट है। अगला ऑप्शन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, कैनेडियन पैसिफिक रेलवे किन दो स्टेशनों के बीच है, तो हमने क्या बताया था, मॉन्ट्रियल से वैंकूवर आप कर सकते हैं, ठीक है। जो पैसिफिक रेलवे है वो कहाँ से कहाँ तक है, मॉन्ट्रियल एवं वैंकूवर, हालांकि इसने हैलिफैक्स एवं वैंकूवर भी दिया है, ठीक है ना। नहीं वो रेलवे नहीं, वो हाईवे हम देख लेंगे। कहाँ से कहाँ तक है, मॉन्ट्रियल से लेकर वैंकूवर तक। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे किन दो स्टेशनों के बीच है, कैनेडियन पैसिफिक, देखना जरा समझना, अंतर क्या है वो बता रहा हूँ मैं आपको। कनाडा, ये बात कर रहे हैं, ये है
यही है क्या? पैसिफिक, विक्टोरिया से लेकर सेंट जोन्स तक, ये दिख रहा है, विक्टोरिया से लेकर सेंट जोन्स। तो हमारा इसका आंसर सेंट जोन्स या मॉन्ट्रियल, यहाँ पर देख लो, ठीक है। इसके अलावा है तीव्रगामी रेलों के लिए निर्मित भूमिगत यूरो सुरंग द्वारा जुड़ने वाले देश हैं। यूरो सुरंग से कौन कौन जुड़ता है? इंग्लैंड और फ्रांस, ये बता ही दिया था। अब यूरो टनल, इसको चैनल टनल भी बोलते हैं। विश्व की सबसे लंबी सेल सुरंग यानी कि रॉक टनल कौन सी है? तो ये डेलावियर एक्वाडक्ट है, डेलावियर। डेलावियर एक्चुअल में एक शहर है जो कि जिसका कि बॉर्डर लगता है एटलांटिक ओशियन से, और ये है यूएसए के अंदर। बस। स्विज नहर के बारे में बता ही दिया था, 4 लेक नॉर्थ से साउथ लगानी थी, लेक मंजला लेक, टिम्सा, ग्रेट बैरियर, बिटर लेक और लिटिल बिटर लेक, ये हो ही चुका है, ठीक है। तो अच्छा, पैक एनिमल्स जरा क्या होते हैं, जरा ये बता दे रहा हूँ। पैक एनिमल्स ऐसे होते हैं जो बोझा ढोने का काम करते हैं। पश्चिमी देशों देशों में ये काम करते हैं हॉर्सेस। डेजर्ट में बोझा कौन ढोते हैं? कैमल्स। डॉग्स और रेंडियर्स, मतलब जो कुत्ते होते हैं ना सर्दी इलाके के, वो कोल्ड रीजन में। म्यूल्स यानी कि जो खच्चर होते हैं वो माउंटेनियस रीजन में जो बोझ ढोने का काम करते हैं। तो दैट वाज ऑल। ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना था हमें। थिंग्स बहुत इजी। थैंक यू जुड़ने के लिए।